हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और हिंदी व्याकरण में हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे, जिसमें आपने वर्णों के दो भेद पढ़े हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के बारे में आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर व्यंजन शुरू किया था और इससे पहले आपने स्वर पढ़े थे। स्वरों के तीन भेद आपको बताए थे, जो कि उनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर है, जिसमें आपका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर आ जाते हैं। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है लगभग। और जो प्लुत स्वर होते हैं उनको हम दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगाते हैं, यानी कि उनके उच्चारण में और अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर के जो है से ज्यादा जो है उसमें समय लगता है। ठीक है, हमने स्वरों की मात्राएं पढ़ी। स्वरों के मात्राओं को आप व्यंजनों के साथ जोड़ते हैं। जब भी किसी व्यंजन को आप स्वर के साथ जोड़ेंगे तो उस स्वर की मात्रा जुड़ेगी, वो मूल रूप से नहीं जुड़ेगा। हम बात कर रहे थे यहाँ पर व्यंजनों की। तो व्यंजन के भी यहाँ पर सबसे पहले तो व्यंजन क्या होता है। देखो, स्वर तो जिनको स्वतंत्र रूप से आप उच्चारण कर सकते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण करने में किसी और वर्ण की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी स्वर आपके स्वतंत्र होते हैं। लेकिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि जब भी आप किसी व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो आपको किसी न किसी स्वर की मदद लेनी पड़ेगी। चाहे अब हर व्यंजन में अ की ध्वनि या अ का स्वर जुड़ा होता है। जब आप उसे तोड़ते हैं, वर्णों को विच्छेद करते हैं, तब आप स्वर को अलग कर देंगे और स्वर रहित जो आपका व्यंजन होगा उसको अलग करेंगे, जिसमें कि हलंत होता है। हलंत जिसमें होगा यानी कि वो स्वर रहित व्यंजन है, जैसा कि यहाँ पर आपको लिखाया भी है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, और इनके उच्चारण में वायु थोड़ा रुककर मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है और संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर इन व्यंजनों की संख्या 37 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं। व्यंजनों के यहाँ पर दो आधारों पर भेद किए गए हैं। सबसे पहला आधार है स्पर्श के आधार पर। स्पर्श के आधार पर अर्थात जब भी आप किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं, आपके मुख के अंदर आपकी जीभ अलग अलग स्थानों पर स्पर्श करती है, तो ये हो जाता है स्पर्श के आधार पर। दूसरा है श्वास मात्रा के आधार पर, अर्थात जब आप किसी व्यंजन का उच्चारण कर रहे हों और उस व्यंजन के उच्चारण में आपके मुख से जो है श्वास की मात्रा कितनी निकल रही है, ज्यादा निकल रही है या कम निकल रही है, आगे हम पढ़ेंगे उसे। स्पर्श के आधार पर व्यंजन यहाँ पर क्या होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ को स्पर्श करती हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, जो कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उनकी विशेषता क्या है कि हर वर्ग में 5 वर्ण हैं। इनके 5वें वर्णों को हम पंचम वर्ण कहते हैं और प्रथम वर्ण के आधार पर ही इनका नाम रखा गया है। जैसे क वर्ण, इस वर्ग का पहला वर्ण क है तो इसका नाम क वर्ग रखा गया है। दूसरा च, इसका पहला वर्ण च है तो उसी के आधार पर उसका नाम च रखा गया है। तो क वर्ग में आपके क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण त थ द ध, इस तरह से ये आपके 5 वर्ण हैं, 5 आपके वर्ग हैं। लेकिन हर वर्ग का उच्चारण करते समय आपके मुख के अंदर आपकी जीभ अलग अलग स्थानों से इन वर्णों का उच्चारण करती है। तो जब भी आपने उच्चारण किया क ख ग घ अंग, तो यहाँ पर फिर जो पंचम वर्ण है उसमें भी बाद में हम भेद करेंगे, लेकिन अभी आपके लिए बस वर्ग को लेकर चलना है। आगे की क्लासेस में उसको भी आप पढ़ेंगे। तो जो क वर्ग है इसका उच्चारण बेटा आप अपने कंठ से करते हैं। उच्चारण का जो स्थान है वो कंठ से है। आप बार बार उच्चारण कीजिए क ख ग घ, क ख ग घ, क ख ग घ, तो इसका उच्चारण आपके कंठ से हो रहा है। आपके गले के जो मध्य ऊपर का भाग है उसे कंठ कहते हैं। तो ये आपका कंठ है, यहीं से आपकी आवाज आती है क ख ग घ, क ख ग घ, क ख ग घ। च वर्ग का उच्चारण बेटा आपके मुख के अंदर आपकी जीभ आपकी तालु स्थान को, अब तालु स्थान कौन है,
आप उसे उच्चारण करके महसूस करें। च छ ज झ य, च छ ज झ य। तो बार बार उच्चारण करने से आप देखिए, महसूस कीजिए कि आपके मुख के अंदर जहां इस च वर्ग का उच्चारण करते समय आपकी जीभ स्पर्श कर रही है, वही आपकी क्या हो जाएगी, वो आपका तालु स्थान हो जाएगा। ठीक है ना, वो आपका तालु स्थान हो जाएगा। फिर आपका आ जाता है ट वर्ग। तो ट वर्ग क्या होता है, मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी मूर्धा आपके मुख के अंदर एक स्थान है जिसको आप मूर्धा कहते हैं। उस मूर्धा स्थान को आपकी जीभ क्या करती है, स्पर्श करती है। ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण। तो देखिए, जब आप ट वर्ग का उच्चारण करते हैं और आपकी जीभ आपके मुख के अंदर जिस स्थान को स्पर्श करेगी वो आपके मुख का मूर्धा स्थान है, इसलिए इस वर्ग को कहा जाता है मूर्धन्य। क वर्ग को कहा जाता है कंठ, क्योंकि कंठ से इसका उच्चारण किया जाता है। च वर्ग का उच्चारण करते समय इसका उच्चारण स्थान है तालु, इसलिए इसे तालव्य कहते हैं। ट वर्ग का उच्चारण करते समय आपकी जीभ आपकी मूर्धा स्थान को क्या करती है, स्पर्श करती है, तो इसे मूर्धन्य। और त वर्ग का उच्चारण आपके त थ द ध न। तो देखिए, आपकी जीभ आपके दांतों को स्पर्श कर रही है। महसूस करेंगे, 5-5 बार सभी बच्चे मुख से उच्चारण करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके हर वर्ण का उच्चारण करते समय, यानी कि त वर्ग के हर वर्ण का उच्चारण करते समय आपकी जीभ आपके दांतों को स्पर्श कर रही है, यानी इसका उच्चारण स्थान है दंत, इसको दंत्य कहा जाता है। फिर जब आप प वर्ग का उच्चारण करते हैं, प फ ब भ म, तो इसका उच्चारण करते समय आपके होंठ जो हैं आपस में मिलते हैं, प फ ब भ म। तो ओष्ठ यानी आपके होठों से ही इसका उच्चारण होता है, इसे ओष्ठ कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से ये 5 वर्ग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ याद रखने वाली बात क्या है कि प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को हम पंचम वर्ण कहते हैं। 5-5 वर्ण सभी वर्ग में हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम अपने वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर ही रखा गया है, तो बहुत ज्यादा आपको कुछ याद नहीं करना है। तो आगे आप अभी से इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में। आप जानते हैं, बड़ी से बड़े एग्जाम में भी आपको हिंदी पूछा जाता है, तो हिंदी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी व्याकरण। ठीक है, चलिए, तो ये जो 5 वर्ग हैं, पहले वर्ग को कहा जाता है कंठ, दूसरे वर्ग को कहा जाता है तालव्य, तीसरे वर्ग को कहा जाता है, यानी ट वर्ग को कहा जाता है मूर्धन्य, और त वर्ग को कहते हैं दंत्य, और प वर्ग को आप कहेंगे ओष्ठ। ठीक है, तो ये 5 वर्ग आपके हो गए। चलिए, इन्हें नोट करेंगे आप। तो आइए, इसमें हम आगे जो आपके स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के भेद थे, इसमें दूसरा है आपका अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, अंतःस्थ व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन यहाँ पर आपके 4 हैं। तो यहाँ आपके पास 4 अंतःस्थ व्यंजन हैं, जिसमें य, र, ल, व। तो इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। आपने य, र, ल, व, ठीक है। तो जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो आपके मुख के अंदर वायु किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करेगी, तो वो आपके अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। याद रख लेंगे आप, य, र, ल और व। ठीक है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ है बेटा गरम, ऊष्मा का अर्थ क्या है, गरम। ठीक है, ठीक। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाकर उष्मा या गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, जिसमें आपके 3 तो आपके 100 हैं। अब देखिए, इन 100 में बहुत बड़ा, इनमें अंतर क्या है, इन तीनों ही 100 में अंतर क्या है।
इस स का नाम है तालव्य स। ठीक है, अभी अभी हम पढ़कर आए हैं वर्गों के बारे में, कौन कौन से आपके वर्ग हैं और उन वर्गों के नाम क्या क्या है। ठीक है, तो अभी हम स की बात कर रहे हैं। इस स को कहा जाता है तालव्य स, इसे कहते हैं तालव्य स। अब आपका तालव्य वर्ण क्या था, अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा था, देखिए यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, ये जो आपका च वर्ग है ये तालव्य है। इन तीनों ही स में बेटा प, स, श, ष और स, इन तीनों स में अंतर क्या है, इनमें अंतर है उनके उच्चारण का स्थान, उनके उच्चारण का स्थान। तो उनके अब देखिए उच्चारण स्थान कहाँ, इसका नाम है तालव्य स। क्यों है, क्योंकि जब भी आप इस स का उच्चारण करेंगे, इस श का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ आपकी तालु को स्पर्श करेगी, इसलिए इसका नाम है तालव्य स, इसे कहते हैं तालव्य। और ताल मतलब जो च वर्ग का उच्चारण करते समय जहां आपकी जीभ स्पर्श कर रही है, अब कीजिए फिर से च, छ, ज, झ, य। तो जब आप इस स का उच्चारण करेंगे तो च, श, च, श, च, श, छ, श, छ, श, इस तरह से उच्चारण कीजिए, क्योंकि जो स्थान इनका उच्चारण करने में स्पर्श होगा वही स्थान इस स के उच्चारण में भी क्या होगा, स्पर्श होगा, इसीलिए इस स का नाम है तालव्य स। ठीक है, दूसरा जो स है, दूसरा जो श है, ये जो श है बेटा ये आपका मूर्धा स्थान को स्पर्श करता है। त, त, तो श, त, श, त, श, त, श, त, श, त, श। तो आपका उच्चारण, जब आपने ट का उच्चारण किया आपकी जीभ जहां स्पर्श करेगी, इसका उच्चारण करते समय भी आप उसी स्थान को स्पर्श करेंगे। ट, ट, श, ट, ट, श, ट, श, ट, श, तो वहीं पर आप उच्चारण करेंगे, क्योंकि इस वर्ग का नाम क्या है, मूर्धन्य है। तो इस स को भी बेटा हम कहते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य। ठीक है, ये भी आपका मूर्धन्य है, यहाँ दिख नहीं रहा नीचे को, ये आपके मूर्धन्य स है। और इसको कहा जाता है दंत्य स, इसे दंत्य स कहते हैं। क्यों, स, इसका उच्चारण करते समय आप अपनी जीभ को अपनी दांतों से स्पर्श करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि अब बच्चे क्या बोलते हैं, षटकोण वाली स, सलजम वाली स, तो ये गलत है, सफेरा वाली स नहीं, गलत नहीं कहते हैं। बच्चे के लिए एक याद, उस समय हम ये नहीं सिखा सकते हैं कि आपको सीधे हम वर्ग पढ़ा दें या आपको छोटी क्लासेस में ये चीजें बताकर, तो उस समय के लिए वो ठीक है। लेकिन अब आप क्लास 6 में आ गए हैं, तो अब आप सफेरा वाली सौ, षटकोण वाली सौ नहीं कहेंगे, अब आप उनके उच्चारण स्थान का प्रयोग करते हुए किस प्रकार का वो सौ है और उस सौ में अंतर क्या है, इन तीनों सौ में अंतर क्या है, तो उच्चारण में लगने, उच्चारण स्थान में अलग अलग होने का अंतर है। जब आप इसका उच्चारण करोगे तो आपकी जीभ आपकी तालू को स्पर्श करेगी, जो आप पहले सौ को उच्चारण करेंगे, हम पहले से यहाँ पर कहेंगे आपसे, जब आप दूसरे सौ का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ आपकी मूर्धा को स्पर्श करेगी, जो कि आपका ट वर्ग भी है, जिसको आप च वर्ग से रिलेट कर सकते हैं कि जब आपने च, छ, ज, झ, य इसी स्थान को उच्चारण करते समय, इस सौ का उच्चारण करते समय आपकी जीभ उसी स्थान को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। और जब आप इस सौ का उच्चारण करेंगे तो आपकी दांतों को स्पर्श करते हुए इस सौ का उच्चारण होगा। ठीक है, आपके दांतों को स्पर्श करेगी आपकी जीभ।
तो अब आप इस तरह से रखेंगे, तो आगे आप इस तरह से नहीं कहेंगे सफेरा वाली स। तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। क्या नाम है इनका? तालव्य स, ये आपका मूर्धन्य स और ये आपका दंत्य स। ठीक है, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। तो ये 3 प्रकार के आपके स हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पर ऊष्म व्यंजन की। तो जब आप इनका उच्चारण करते हो ऊष्म व्यंजन का, तो कहीं ना कहीं आपके मुख से ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। तो आपने क्या कहा? श, श, स। तो और ह, इन 4 व्यंजनों के उच्चारण में आपके मुख से ऊष्मा उत्पन्न होती है। और देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाकर ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर तालव्य स, मूर्धन्य स और आपका दंत्य स और ह, ये 4 आपके ऊष्म व्यंजन हैं। चलिएगा, इन्हें आप नोट कीजिए। चलिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है श्वास मात्रा के आधार पर। दूसरा भेद किस आधार पर? श्वास मात्रा के आधार पर। तो देखिए, श्वास वायु के आधार पर या श्वास मात्रा के आधार पर हिंदी में व्यंजनों के पुनः 2 भेद हैं, जिसमें अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन आ जाते हैं। 2 इसके भी भेद हैं, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन क्या हो जाते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जब आप उनका उच्चारण करते हैं तो आपके मुख से कम वायु की मात्रा निकलती है, तो उन्हें आप अल्प प्राण व्यंजन कहेंगे। और हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का, आपने 5 वर्ग पढ़े हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होता है। तो यदि आपने वर्ग को ढंग से याद नहीं किया, अब याद क्या करना है, ये तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पहला, तीसरा और 5वां ऑड वर्ण आपके अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो क वर्ग का पहला क, तीसरा ग और 5वां आपका ग हो जाएगा। तो ये आपके अल्प प्राण व्यंजन है। इसी तरह से च वर्ग का पहला वर्ण च, तीसरा ज और 5वां आपका य। त वर्ग का पहला ट, तीसरा ड और 5वां अण। त वर्ग का त पहला, तीसरा आपका द और 5वां न। इसी प्रकार प वर्ग का पहला वर्ण प, तीसरा वर्ण आपका ब और 5वां वर्ण आपका म हो जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी यहाँ कुछ और वर्ण हैं अल्प प्राण, इनको भी आप लिख लेंगे। इन वर्गों के पहले, तीसरे और 5वें वर्णों के अलावा यहाँ पर जो अतिरिक्त वर्ण हैं वो है ड़, य, र, ल, व वर्ण भी अल्प प्राण व्यंजन में ही आते हैं। तो ये भी हैं कुछ अतिरिक्त, तो इनको भी आप याद रखेंगे। जल्दी से इसे नोट कीजिएगा। चलिए, तो क वर्ग का पहला वर्ण आपका क, तीसरा ग, 5वां अंगा। इसी प्रकार से आगे भी इनको आप नोट कीजिए। अल्प प्राण व्यंजन के बाद आपका दूसरा भेद है महाप्राण व्यंजन। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है, वे आपके महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण आपका महाप्राण व्यंजन होता है। जैसे क वर्ग का दूसरा वर्ण है ख, चौथा वर्ण है घ। त वर्ग का दूसरा वर्ण है थ, चौथा वर्ण है ध। इसी प्रकार च वर्ग का दूसरा वर्ण है छ, चौथा वर्ण है झ। प वर्ग का दूसरा वर्ण फ और चौथा वर्ण है भ।
ऐसे ही ट वर्ग का दूसरा वर्ण थ, चौथा वर्ण आपका ढ है। तो ये आपके महाप्राण व्यंजन है। इसके अतिरिक्त आपके ढ, स, श, श, स, ह वर्ण भी महाप्राण व्यंजन है, इनको भी आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो चलिए, तो यहाँ आपने महाप्राण व्यंजन के बारे में और अल्प प्राण व्यंजन। तो अल्प प्राण व्यंजन जिसमें श्वास मात्रा, वायु की मात्रा कम होती है, वह आपका अल्प प्राण व्यंजन, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय आपके मुख से वायु कम निकलती है, तो वह आपका अल्प प्राण व्यंजन। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु की मात्रा अधिक होती है, वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। क, ख। देखिए, हमने जब उच्चारण किया, अब देखिए क, ख। क में आपने कम वायु निकाली, क, ख। ख में आपने ज्यादा वायु, आपसे मुख से जो है वायु की मात्रा अधिक आई। क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ। अब अंतर भी करना है और आपको इसे महसूस करना है, सिर्फ रटना नहीं है। पढ़ने के बाद वर्णों को पुनः बार बार आप उच्चारित कीजिए, उनको उच्चारण कीजिए और उनका उच्चारण करने से उसे महसूस कीजिए कि क्या ये बात सही है और क्या आप उसे महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण आपने कहा क और महाप्राण ख, ख, क, ख, क, ख। तो क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि अल्प प्राण व्यंजन में कम मात्रा आ रही है वायु की और महाप्राण व्यंजन में अधिक मात्रा आ रही है। आपने उच्चारण किया क, ख, क, ख, ग, घ, ग, घ। समझ रहे आप? तो फिर च वर्ग का च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, य। ठीक है, तो इसमें अल्प प्राण व्यंजन में कम वायु आ रही है, कम वायु की मात्रा निकल रही है और महाप्राण में अधिक वायु की मात्रा अधिक जो है निकल रही है। तो चलिए लिखिएगा जल्दी। चलिए, इसके बाद हमने बात की थी संयुक्त व्यंजन की। तो हमने वर्णों के दो भेद किए थे, जिसमें स्वर और व्यंजन थे। अब आगे यहाँ पर, क्योंकि हमने हिंदी वर्णमाला में 52 वर्णों की बात की थी, जिसमें बेटा आपने 11 स्वरों के बारे में पढ़ लिया, आपने 2 अयोग वाह के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, आगत ध्वनि, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर आपने स्वरों के भेद किए, उनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। फिर आपने स्वरों की मात्राएं पढ़ ली। फिर हमने व्यंजनों के भेद किए हैं। व्यंजनों के भेद किए हैं आपने उनके 2 आधारों पर। वो 2 आधार कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो स्पर्श के आधार पर और श्वास मात्रा के आधार पर। तो स्पर्श के आधार पर भी इसके 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जो आपके स्पर्श व्यंजन है, इसमें 5 वर्ग हैं, जो जिनके अलग अलग स्थान पर हमारी जीभ स्पर्श करती है और इनका जो है नाम भी अलग अलग है। तो क वर्ग को कंठ्य, च वर्ग को तालव्य, ट वर्ग को मूर्धन्य, थ वर्ग को दंत्य और प वर्ग को ओष्ठ्य कहा जाता है। तो ये आपका है। फिर इसके बाद अंतःस्थ व्यंजन की बात हुई है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाकर उसमें गर्मी पैदा करती है, तो वे आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट आपका श्वास मात्रा के आधार पर। तो श्वास मात्रा के आधार पर भी आपके 2 व्यंजनों के 2 भेद हैं, जिसमें अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन आता है। अल्प प्राण व्यंजन क्या हो जाता है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है,
वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का, क्योंकि 5 वर्गों की हमने बात की थी, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और चौथा, 5वां वर्ण आपके अल्प प्राण व्यंजन, साथ में कुछ अतिरिक्त वर्ण भी हैं। फिर महाप्राण में आपका हिंदी वर्णमाला के जो वर्ग हैं, उन वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण आपके महाप्राण, साथ में कुछ अतिरिक्त वर्ण भी हैं। तो ये आपने पढ़ा। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर संयुक्त व्यंजन की। तो 4 हमने संयुक्त व्यंजन पढ़े थे। अब ये संयुक्त व्यंजन कैसे बने हैं? हमने कहा स्वर तो स्वतंत्र हैं और व्यंजनों को स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जाता है, और साथ में आपके जो व्यंजन हैं उनमें स्वर भी जुड़ा होता है, और स्वर सभी व्यंजनों में जुड़ा होता है। लेकिन जो ये संयुक्त व्यंजन है, इसका मतलब क्या है? तो आपने कौन कौन से अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजनों की आपने बात की है। लेकिन ये मिल करके किन किन व्यंजनों या स्वरों से मिलकर बने हैं? तो बात करेंगे व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से 4 होते हैं, जिसमें पहला व्यंजन है आपका अक्ष। अक्ष मिला है स्वर रहित क और आपका मूर्धन्य सौ के मेल से, ये आपका अक्ष बना है। फिर आपका त्र जो है स्वर रहित त और र के मेल से बना है, जैसे पत्र, मित्र, चित्र, और यहाँ यक्ष, दक्ष, तक्षक। जो आपका ज्ञ है वो आपका स्वर रहित ज और यों से मिलकर बना है, ज्ञ। और जो आपका श्र है वो आपका तालव्य स और र के मेल से बना है, इसको आप श्र कहते हैं। तो श्रम, श्रमिक, विश्राम। तो ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में आपने व्यंजनों के बारे में पढ़ा, और हमने यहाँ आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में भी बताया कि 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और किन किन व्यंजनों या वर्णों के मेल से ये बनते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।